मायका वेजिटेरियन, ससुराल नॉन वेजिटेरियन। रोहित बीबी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। चिकन लबाबदार, चिकन कोरमा, योर फेवरेट डिश। लाओ मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। अनामिका, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम मेरे लिए चिकन लेकर आ रही हो और मुझे अपने हाथ से खिला रही हो। अरे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी, वाह क्या चिकन है, वाह वाह वाह, मजा आ गया। अनामिका अपने हाथ से चिकन खिलाने के बाद उसे धक्का दे देती है। तुमने चिकन खाया ना रोहित, तुम बहुत बेकार हो, तुमने मुझसे छुपाया। अनामिका उसे धक्का देती है, इतने में रोहित बेड से गिर पड़ता है। अरे राम, मेरी तो कमर टूट गई। शुरू का सपना कितना अच्छा था, अनामिका मुझे अपने हाथ से चिकन खिला रही थी और फिर ऐसा धक्का मारा कि हकीकत में आ गया। ये दिन तो मेरी लाइफ में कभी नहीं आने वाला। अनामिका को अभी तक नहीं पता कि मैं नॉन वेज लवर हूँ और आज तो ससुराल में उसका पहला दिन है। मम्मी पापा आज सब उसे नॉन वेज की डिमांड करेंगे, पता नहीं मेरा क्या होगा। डर के मारे हलक सूख रहा है। तभी नई नवेली साड़ी में अनामिका उसको प्यार से गाल पकड़ती है, लेकिन रोहित डर रहा होता है। मारोगी क्या मुझे? अरे पागल हो तुम क्या, और तुम डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जाओ तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ जा रही हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। अनामिका अपनी पहली रसोई में वेजिटेरियन खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को परोस देती है। तभी, ये क्या बहू, मीठा है, पूरी सब्जी है, नॉनवेज कहाँ है? तूने कुछ मटन शटन, चिकन कोरमा, चिकन टिक्का कुछ नहीं बनाया? रोहित ने तुझे बताया नहीं क्या? उन्हें क्या बताना था माँ जी, और वैसे भी पहली रसोई में तो यही सब बनता है। अरे भाभी, आपकी शादी से पहले ही डिसाइड हो गया था कि आप पहली रसोई में नॉन वेजिटेरियन खाना बनाएंगी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको भैया ने बताया नहीं क्या कि हम सब कितने चिकन लवर हैं? हाँ भाभी, हमें तो चिकन बिरयानी, चिकन बहुत पसंद है। थोड़ा सा नॉनवेज बनाते हैं, फ्रिज में इतना सारा नॉनवेज था। क्या आप सब नॉन वेजिटेरियन हो? हाँ बहू, चल कोई बात नहीं, अब तो तूने ये सब बना दिया है। शाम को तू चिकन 65, चिकन बिरयानी और साथ में मटन शोरमा बना देना। है माँ जी, पापा जी, मुझे नॉनवेज इतना अच्छे से बनाना नहीं आता, अब वेज वाला खाना खाइए ना। रोहित, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अब देखना। नहीं बहू, तू अच्छे से बना देगी, एक बार कोशिश करना। हो गया बंटा धार, अब ये कमरे में जाकर मुझ पर बम फोड़ेगी। अरे चुपचाप खाकर यहाँ से सरकने की कोशिश करता हूँ। खाना खाने के बाद अनामिका रोहित के पीछे पीछे कमरे में जाती है और तकिया लेकर जोर से मारती है। यू लायर, चीटर, तुमने मुझसे झूठ बोला रोहित। हमारे 3-4 साल के रिलेशनशिप में तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम चिकन लवर हो, और तुम्हारी फैमिली भी नॉन वेजिटेरियन है, और तुम जानते हो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ फिर भी। अरे अब तो मत मारो यार, मैंने जो भी किया बहुत सोच समझ कर किया। तुमसे प्यार करता हूँ, अगर नॉन वेजिटेरियन वाली बात छुपाता नहीं तो तुम मुझसे कभी शादी नहीं करती, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ पनीर वाले मोमोज में भी प्याज लहसुन दिख जाता था तो तुम खाती नहीं थी। रोहित, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तुम्हारी फैमिली शाम को मुझे चिकन बनवाएगी, मैं चिकन सामने से बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बनाऊंगी कैसे? तुम चिंता मत करो, मैं बना दूंगा छुपकर, बस तुम सबको कह देना कि तुमने बनाया है। शाम को डिनर में रोहित छुपकर रसोई में चिकन मटन की 2-3 डिश बना देता है, जिसे बड़ी मुश्किल से अनामिका डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। छी, मुझे अपनी ससुराल में आकर कैसा काम करना पड़ रहा है। माँ जी, पापा जी, अंशु, कीर्ति दी, खाइए ना। वाह बहू, कितनी बढ़िया चिकन कोरमा, चिकन लबाबदार बनाया है तूने, मजा आ गया। हाँ भाभी, असम। वही तो, फिर भी बोल रही थी इतना बनाना नहीं आता। धीरे धीरे बहू तुझे सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद अनामिका वॉशरूम में जाकर अपने आप को बार बार साबुन से साफ करती है। अगले दिन भी उसकी नंद चिकन खाने को कहती है। अरे कल ही तो खाया था, आज खाकर क्या करोगे? पर वैसे भी घर में चिकन नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप मेरे साथ बाहर चलिए, हम साथ में चिकन लेकर आते हैं और चिकन बिरयानी बनाएंगे। हाँ बहू, चिकन बिरयानी बना दे, बहुत दिनों से नहीं खाया। अनामिका के पास कोई चारा नहीं होता और मजबूरन उसे सास को हाँ करके देवर के साथ चिकन शॉप पर जाना पड़ता है, जहाँ चिकन मटन को लटका देखकर उसे उल्टी आने जैसा मन होता है और वो अपने नाक पर हाथ रख लेती है।
शिव शिव शिव, भगवान जी मुझे माफ करना, ऐसे घृणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे यहाँ की बदबू भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। देवर जी आप ले लो, मैं साइड में हूँ। भाभी अरे आप रुको, मुझे लेने में बस 2 मिनट लगेगा। और भैया जरा 2 किलो चिकन और 1 किलो मटन कर दो। ये देखते ही अनामिका बेहोश हो जाती है। क्या करे बेचारी, जितना अपने ससुराल में ढलने की कोशिश करती है कर रही है। फिर देवर उसे ऑटो में घर पर ले जाता है। घर वाले बहुत चिंता करते हैं, लेकिन दोपहर में सास और नंद चिकन मटन बनाकर टेबल पर लगा देते हैं और बहू भी आ जाती है। कितनी कमजोर हो गई है बहू, तू ढंग से खाती पीती नहीं है। चल यहाँ बैठ, चिकन और मटन करी सब्जी खा, इसे खाकर तुझे कुछ ताकत आएगी, मैंने बनाई है। नहीं नहीं माँ जी, आप खा लो, मेरा अभी मन नहीं है। अहो, हम सब तेरी चिंता करते हैं, इसलिए तुझे अपने सास के हाथ से तो खाना ही पड़ेगा। और फिर जिसका डर था वही हुआ। मनोरमा उसे एक बाइट नॉनवेज का खिला देती है। छी माँ जी, मुझे ये खिला दिया। माँ जी मैं अभी आती हूँ। घर वाले परेशान होते हैं और अनामिका वहां से उठकर वॉशरूम चली जाती है और नॉनवेज थूक कर बार बार ब्रश करती है और अपनी सांसों से बदबू चेक करती है। छी, मेरा जी घबरा रहा है, आज तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। माँ जी ने मुझे नॉनवेज खिला दिया, अगर मायके में मम्मी पापा को पता चला तो वो तो मुझे अपने घर में ही नहीं आने देंगे। अनामिका तुम ठीक तो हो ना? माँ ने तुम्हें जबरदस्ती नॉनवेज खिला दिया? रोहित तुम तो चुप ही रहो, क्या थी मैं और क्या बना दिया। अब तो मैं ठीक से पूजा पाठ भी नहीं कर पाऊंगी, भगवान जी मुझे माफ करना। रोहित को बहुत बुरा फील होता है। वो अनामिका खुश करने के लिए उसे मनाता है, उसे डोमिनोज में ले जाकर पिज्जा खिलाता है, चॉकलेट देता है, फिर भी अनामिका मान जाती है। एक दिन घर वाले फिर से उसे कुछ नॉनवेज बनाने के लिए कहते हैं तो अनामिका रोहित से ग्लव्स और मास्क मंगवा लेती है, जिसे पहनकर वो कढ़ाई में चिकन फ्राई करती है और डर के मारे पीछे चली जाती है। इतने में चिकन फ्राई जल जाते हैं और वो वैसे ही सब लोगों को सर्व करती है। ये देख घर वाले एतराज करते हैं। भाभी मेरी फेवरेट चीज जल गई, अब हम क्या खाएंगे, टाइम भी नहीं है। हाँ बहू, बहुत भूख लग रही है, लेकिन हम तो यही खाएंगे। चलो हम सब आज बाहर डिनर पर KFC चलते हैं। चिकन खाकर मन भी खुश हो जाएगा और बहू को दोबारा बनाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ पापा, ये आइडिया अच्छा है। फिर सब KFC पहुंचते हैं, जहां सब लोग नॉनवेज, बर्गर और लेग पीस खा रहे होते हैं। बहू कितना अच्छा है खाना तो। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, ये सब तो आपका है। रोहित तो मेरे लिए लेकर जाओ। सुनो, वेज बर्गर लाना, यहाँ इसका ऑप्शन है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए नॉनवेज बर्गर लेकर आता हूँ। फिर रोहित अनामिका के लिए वेज बर्गर ले आता है। घर में तो अनामिका छुप छुप कर अपने कमरे में वेजिटेरियन खाना खाती थी। यहाँ पर भी अनामिका ने अपना दिमाग लगा लिया था। कुछ दिन बाद घर पर पंजाबी गेस्ट आते हैं, जिन्हें खास तौर पर चिकन से बनी सारी डिश चाहिए थी। जैसे तैसे अनामिका इसे भी बना देती है। पंजाबी मेहमान कमी निकाल देते हैं। ओह जी, ये खाना तो आपने अच्छा भी नहीं बनाया। मनोरमा कैसी बहू है तेरी। मैंने तुझे कहा था ना अच्छा सा खाना बनाना, फिर भी। बस माँ, आपको पता भी है ये वेजिटेरियन है, फिर भी कितने दिन से आपके लिए नॉनवेज खाना बना रही थी और आज भी मेहमानों के लिए बनाया, लेकिन आपको उसके एफर्ट्स नहीं दिखते, बस कमी निकालनी है। ऐसे थोड़े होता है। क्या बहू वेजिटेरियन है? पर इसे तो मैंने अपने हाथ से नॉनवेज खिला दिया था। मुझे माफ करना बहू, इतने दिन से तो बहू को आदत पड़ गई होगी ना नॉनवेज खाने के। उस दिन बर्गर भी तो खा रही थी। वो वेज बर्गर था, हमारे नॉनवेज की वजह से उसने खुद को कितना सफर करना पड़ रहा है, आपको क्या पता। हाँ तो ठीक है, जान दे अब। फिर मेहमान चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बहू के मायके वाले ससुराल वालों को अपनी पहली बार डिनर पर बुलाते हैं और वो बहुत अच्छा शाकाहारी स्वादिष्ट खाना बनाती है। ये देखकर कीर्ति खाकर कहती है, ओहो, यहाँ तो कोई भी नॉनवेज डिश नहीं है। तो आपको पता है हम कितने चिकन लवर हैं। आपने अपने मायके वालों से चिकन बिरयानी, चिकन मसाला, चिकन कोरमा कबाब ये सब क्यों नहीं बनवाया। हाँ बहू, और इस घास फूस के खाने में तो लहसुन प्याज भी नहीं है। मेरे तो गले से नीचे ही नहीं उतर रहा। सुमित्रा बहन जी, आपने हम सबको बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? क्या मतलब, आप सब लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी खाना नहीं खाते? नहीं आंटी। अनामिका, तूने एक मांसाहारी परिवार में शादी करी, तूने हमसे ये बात छुपाई? पापा, मुझे भी नहीं पता था, शादी के बाद पता चला। अब शादी तो हो गई, क्या कर सकते हैं। दीदी, आपने अपने ससुराल वालों की तरह नॉनवेज खाने लग गई हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप हमें नॉनवेज का डिनर करवाएंगे या नहीं?
पहली बार हमें यहाँ बुलाया है, अपमान करेंगे? अजी अब ये हमारे समधी हैं, मना नहीं कर सकते। कम से कम बाहर से नॉनवेज मंगा लेते हैं, ये ठीक रहेगा। बताओ, अब हमारे घर में नॉनवेज भी आएगा? फिर फूड डिलीवरी घर पर नॉनवेज डिश दे जाते हैं, जिसे सुमित्रा डाइनिंग टेबल पर देने आ रही होती है। ये देखकर उसका मन घबराता है और उल्टी करने लगती है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बोल देती। बस अब मैं और नहीं सुनूंगी माँ जी। पापा जी, आपके लिए मैंने खुद को बदल दिया। मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, यहाँ तक कि मैं घर में उल्टी करते करते भी नॉनवेज बना रही थी। मुझे जितना सहना था सह लिया, लेकिन अब मेरे मायके वाले नहीं सहेंगे। आपकी जीभ के स्वाद के लिए किसी का धर्म भ्रष्ट कैसे कर सकते हैं? अगर हम आपके लिए इतना सोच रहे हैं तो आपको भी तो मेरे मायके वालों के लिए सोचना चाहिए था ना। हाँ माँ पापा, आपको जितना भी नॉनवेज खाना है अपने घर पर खा लीजिए, कम से कम ऐसा यहाँ तो मत कीजिए। हमसे गलती हो गई बहू, हमें माफ कर दे। हाँ बहू, इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं। आप सब हमें माफ कर दीजिए। सुमित्रा जी, आप ठीक तो है ना? थोड़ी देर में हो जाऊंगी, आप फिक्र मत करिए। ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो मायके वाले के साथ शाकाहारी खाना ही खाते हैं। साथ ही हफ्ते में बहू 2 या 3 बार ही नॉनवेज बनाया करती थी। क्या बोल रही है कावेरी तू? अरे तू तो अच्छे से जानती है ना बेटा कि ठंड तुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती और तू बीमार पड़ जाती है। मेरी बात मान, तू मत जा गांव, क्योंकि गांव में शहर के मुकाबले ज्यादा ठंड होती है। ऊपर से गांव के तौर तरीके तो और खतरनाक होते हैं। अरे माँ, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, ना चाहते हुए भी मुझे गाँव जाना पड़ रहा है। यहाँ शहर में तो ठंड के मौसम में मेरी ऐसी की तैसी हो जाती है। पता नहीं मैं गाँव में कैसे रहूंगी। अरे तो मना कर दे, मत जा गाँव। तुझे भी तो अच्छी बहू बनने का कुछ ज्यादा ही शौक है। मेरी बात मान तो मत जा। माँ, बात वो नहीं है, बात ये है कि अब सबकी टिकट भी बन चुकी है और मैं कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं क्या होगा मेरे गांव में। दरअसल कावेरी की चचेरी नंद प्रिया की शादी गांव में होने वाली थी, इसलिए कावेरी का पूरा ससुराल गांव जाने की तैयारी में लगा हुआ था। और जब से कावेरी को गांव जाने के बारे में पता चला था, तब से गांव की ठंड और गांव के तौर तरीकों के बारे में सोच सोच कर कावेरी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। लेकिन अब परेशान होने से क्या होगा, क्योंकि गाँव जाने के लिए सभी की टिकट जो बन चुकी थी और 2 दिन बाद ही कावेरी ट्रेन का सफर करके अपने ससुराल वालों के साथ गाँव आ जाती है। गांव का घर पूरी तरह से गांव के तौर तरीकों से बना था, जिसे देख कावेरी का मुंह उतर जाता है। हे भगवान, पूरा 1 महीना इस ठंड के महीने में यहाँ रहना पड़ेगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब ये घर देखकर मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। पूरा घर मिट्टी का बना हुआ है, हर तरफ खिड़की ही खिड़की है। चारों तरफ से ठंडी हवाएं आती होंगी इस घर में। क्या करूं? कावेरी को देखकर प्रिया और उसकी माँ ममता वहां आते हैं। अरे भाभी, आप आ गए। आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मेरी शादी में जरूर आओगी। और चाची जी, कैसी हैं आप? खुश रहो बेटा, तुझे यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अब मैं अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से फ्री हूँ, क्योंकि अब मैं घर की पूरी जिम्मेदारी तेरे हाथों में सौंप रही हूँ। अब मैं और तेरी सास हेमलता, हम दोनों मिलकर बाहर का काम देखेंगे और घर का पूरा काम तुझे देखना है। हाँ हाँ ममता, तू चिंता मत कर, कावेरी सब संभाल लेगी। कावेरी बेटा, थोड़ा सा आराम करके सबके लिए खाना बना लेना, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं बना। सारे रिश्तेदार ऐसे ही बैठे हैं। हाँ हाँ, बिना खाए पिए तो बैठे ही होंगे ना, क्योंकि सुबह से मेरा इंतजार जो हो रहा था। उफ, पता नहीं कहाँ आकर फंस गई। थोड़ी देर बाद कावेरी सभी रिश्तेदारों के लिए खाना बनाने रसोई में जाती है और रसोई का माहौल देखकर कावेरी का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। हे भगवान, ये कौन से जमाने की रसोई है? ना तो इस रसोई में ठीक से लाइट जल रही है और ना ही इस रसोई में गैस सिलेंडर है। आखिर मैं खाना कैसे बनाऊं? तभी ममता और हेमलता वहां आते हैं और वो दोनों ही कावेरी को गांव के काम काज समझाते हुए कहते हैं, कावेरी बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं। आंगन में उपले और लकड़ियां रखी हुई हैं, तो उन्हीं में से तुम चूल्हा जला लेना और सभी रिश्तेदारों के लिए खाना बना लेना। चूल्हे पर? हाँ कावेरी बहू, चूल्हे पर। ममता शुरू से लेकर अब तक चूल्हे पर ही खाना बनाती आ रही है, इसीलिए इन लोगों को और गांव के सभी लोगों को चूल्हे पर बना हुआ खाना पसंद आता है। और हाँ, जल्दबाजी करने की कोशिश मत करना। जो करना है अच्छे से करना। मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से मेरी यहाँ कोई बेइज्जती हो। कावेरी को समझाकर दोनों मार्केट के लिए निकल जाती हैं। बेचारी कावेरी कांपते हुए आंगन से लकड़ियां लेकर आती है और चूल्हा जलाने लगती है। शुरू में कावेरी से चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद कावेरी चूल्हा जला लेती है।
फाइनली ये चूल्हा जल गया। अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ, वरना ये लोग रात भर मुझे बैल की तरह काम करवाते रहेंगे। कावेरी बड़बड़ाते हुए चूल्हे पर खाना बना रही होती है। चूल्हे की आंच से कावेरी को गर्मी लगने लगती है और वो अपना शॉल स्वेटर सब कुछ हटा देती है। वैसे इतना बुरा भी नहीं है चूल्हे पर खाना बनाना, इतनी कड़कती हुई ठंड में भी मुझे गर्मी लग रही है, मजा आ रहा है अब तो चूल्हे पर खाना बनाते बनाते। कावेरी थोड़ा सा खुश होती है और मन लगाकर काम करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ हेमलता और ममता भी मार्केट से आ जाती हैं, जहां ममता खूब सारी हल्दी की गांठ को एक कटोरे में निकालकर कावेरी को देते हुए कहती है, कावेरी बहू ये ले, ये हल्दी की गांठ घर के आंगन में सिलबट्टा रखा हुआ है, जरा सिलबट्टे को साफ करके इसे पीस करके ले आ, क्योंकि प्रिया को हल्दी लगने वाली है। हाँ कावेरी, जल्दी कर, अभी थोड़ी देर बाद प्रिया को हल्दी लगने वाली है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा फुर्ती में काम कर। और हाँ, ध्यान से साफ पानी से सिलबट्टे को धोकर ही उसके ऊपर हल्दी पीसना। सास और चाची सास दोनों की बातें सुनकर कावेरी का सर और पूरा शरीर दर्द से बेहाल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब तो वो बीमार पड़ने वाली है, मगर सास की बातें सोचकर कावेरी हिम्मत करते हुए आंगन में रखे हुए सिलबट्टे के पास जाती है। हे भगवान, यहाँ तो छोटी मोटी मदद करने वाला भी कोई नहीं है, अकेले ही सारा काम करो। पानी ले जाने के लिए भी मुझे खुद जाना पड़ेगा। एक तो ठंड में उस हैंडपंप को छूने में भी मुझे कंपकपी आ रही है। बेचारी कावेरी की छोटी मोटी मदद करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए उसे सिलबट्टा धोने के लिए खुद हैंडपंप के पास जाना पड़ता है। ठंड में हैंडपंप को हाथ लगाते ही कावेरी को करंट सा लगता है। हे भगवान, इस हैंडपंप को छूते ही मुझे करंट सा लग रहा है, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। पता नहीं कहाँ आकर फंस गई हूँ मैं, कब ये शादी खत्म होगी और कब मैं अपने घर जाऊंगी। कावेरी गांव के तौर तरीकों और गांव के काम से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन काम करते करते कावेरी को बहुत अच्छा भी लग रहा था। हैंडपंप चलते चलते कावेरी के शरीर में गर्मी आ जाती है और वह आराम से पानी भरकर सिलबट्टे को साफ करती है और फिर सिलबट्टे पर हल्दी रखकर हल्दी को पीसना शुरू कर देती है। हल्दी को पीसते पीसते कावेरी के शरीर का सारा दर्द ही खत्म हो जाता है। वैसे कुछ भी कहो, गांव का काम करते करते शरीर में एक अलग ही एनर्जी आ रही है, वरना कहाँ हम शहर में ऑलमोस्ट काम मशीनों से करते, लेकिन तब भी हमारे शरीर में वो एनर्जी नहीं होती। कमाल है ये गांव। अब धीरे धीरे ये गांव मुझे अच्छा लगने लगा है। खैर, अब मैं बहुत थक गई हूँ, जल्दी से ये काम करके प्रिया को हल्दी लगा देती हूँ। कावेरी को ऐसे हल्दी पीसते हुए देखकर गांव के सभी लोग कावेरी की खूब तारीफ कर रहे होते हैं। ये देखकर हेमलता को अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस होने लगता है। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग मिलकर प्रिया को हल्दी लगाते हैं और इस तरह से हल्दी की रस्म पूरी होती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ममता कावेरी को आवाज लगाती है और कावेरी इस वक्त अपने पति के साथ रजाई में सो रही होती है और कावेरी के पैर पूरी तरह से गर्म हो चुके थे। हे भगवान, आधी रात को भी चाची जी को चैन नहीं है। अब इतनी रात को इन्हें क्या काम पड़ गया मुझसे। आ रही हूँ चाची जी। कावेरी जैसे तैसे खुद को रजाई से निकालकर अपने कमरे के बाहर जाती है। माफ करना कावेरी बहू, तुझे ऐसे परेशान करना पड़ा। वो दरअसल बात यह है कि कल प्रिया की मेहंदी और परसों शादी, तो सुबह सुबह पूरे घर और आंगन को अच्छे से साफ करना है। तो तू कल सुबह 4 बजे उठ जाना और 4 बजे उठते ही गौशाला से भैंस को निकालकर आंगन में जो खूंटा है उससे बांध देना। ये कहकर ममता वहां से चली जाती है और बेचारी कावेरी रात को सोने से पहले सुबह उठने के बारे में सोचने लगती है। ठीक सुबह 4 बजे अलार्म बजता है और कावेरी उठ जाती है। हे भगवान, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब इस ठंड में उस भैंस को निकाल कर बाहर आंगन में बांधना होगा मुझे। अरे इतने छोटे मोटे काम भी ये लोग मुझसे ही करवाएंगे। कावेरी बेचारी गौशाला में जाती है और गाय भैंसों को निकालकर घर के आंगन में बने हुए खूंटे से बांधने लगती है कि तभी वो भैंस खूंटा छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। भैंस को ऐसे भागता हुआ देखकर कावेरी परेशान हो जाती है और वो सुबह सुबह भैंस के पीछे भागना शुरू कर देती है। भागते भागते भैंस कावेरी को काफी दूर तक ले जाती है। वैसे कुछ भी कहो, इस भैंस ने भले ही मुझे थका दिया हो, पर भागने से मेरे शरीर में एक अलग ही एनर्जी आ गई है। मजा आ रहा है मुझे। काश ये सब कुछ मुझे शहर में मिल पाता। तभी कावेरी देखती है कि भैंस आराम से घास खा रही होती। कावेरी मौका देखकर जाती है और भैंस को पकड़ कर ले आती है और खूंटे से बांध देती है।
इसी तरह से वक्त बीतता जाता है। कावेरी को गांव का रहन सहन, गांव के तौर तरीके, सब कुछ धीरे धीरे पसंद आने लगता है और कावेरी खुद को गांव के रंग में पूरी तरह से ढाल लेती है। और इसी तरह से बीतते समय के साथ साथ प्रिया की शादी भी हो जाती है और विदाई भी हो जाती है। और अब बारी आती है कावेरी और उसके पूरे परिवार की विदाई की। हेमलता और कावेरी दोनों ने अपना पूरा सामान पैक कर लिया था। कावेरी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वह अपनी चाची जी के गले लगकर कहती है, चाची जी मानना पड़ेगा अब तो कि अगर इंसान को बीमारियों से छुटकारा पाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट गांव का वातावरण है। इस शुद्ध वातावरण के कारण मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं ठंड में बीमार नहीं पड़ी। अरे हाँ, ये बात तो कावेरी ने बिल्कुल ठीक कही, वरना हमेशा ये ठंड में बीमार पड़ जाती है। लेकिन इस बार कावेरी ने खूब सारा काम भी किया और वो बीमार भी नहीं पड़ी। यही तो खास बात है गांव की मिट्टी से जुड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और मुझे बहुत खुशी है कि कावेरी शहरी बहू होने के बावजूद गांव के तौर तरीके और गांव के वातावरण को बहुत अच्छे से समझ पाई है। और इस तरह से कावेरी और उसका पूरा परिवार गांव से विदा लेकर शहर आ जाता है। और अब से जब भी कावेरी का ससुराल गांव जाने का प्लान करता है, सबसे पहले कावेरी ही गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है।